सत्य का था प्रेमी के डंडे का दम। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के बैरियाखेड़ा गांव से होकर समलपुर के लिए एक सड़क गुजरती है। इसी सड़क के किनारे मदन सिंह मीणा के बेटे के 2 मंजिला मकान में नीचे किराने की दुकान है। इस मकान के भीतरी हिस्से में बेटा राम दिनेश मीणा अपनी पत्नी ज्योतिबाई के साथ रहता था, जबकि खुद मदन मीणा गांव के भीतर बने अपने पुश्तैनी मकान में ही रहते थे। बेहद सर्द रात होने के बावजूद वह हर रोज की तरह 21 जनवरी 2022 को भी सुबह 4 बजे के करीब सोकर उठ गए थे। नित्य कर्म के बाद घर के बाहर ही खेती का काम निपटाने में लगे हुए थे। तभी उनकी बहू ज्योति भागती हुई आई, हामफती हुई कहने लगी, पिताजी अनर्थ हो गया, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह दौड़ लगाती क्यों आई हो? सब कुछ ठीक है न? मदन सिंह बोले। घबराई हुई ज्योति बोली, पिताजी उनकी हत्या हो गई है। हत्या? कैसे? किसने की? मदन सिंह ने चौंकते हुए एक साथ कई सवाल पूछ डाले। मैं कुछ नहीं जानती पिताजी, वह दुकान के पीछे वाले कमरे में सो रहे थे, वहीं उन्हें किसी ने रात को ही मार डाला। ज्योति बोली। तुम कहाँ थी ससुर? मदन मीणा ने पूछा। मैं ऊपर के कमरे में सो रही थी, सुबह 4 बजे टॉयलेट के लिए नीचे आई, तभी मैंने उन्हें उस हालत में देखा। उसके बाद ही यहाँ भागती भागती आई हूँ, ज्योति एक सांस में बोल गई। चल मेरे साथ, अभी देखता हूँ क्या माजरा है, मदन मीणा बोले और झट से खूंटी पर टंगी अपनी कमीज पहन ली। तुरंत बहू के साथ बेटे के मकान में आ गए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा बिछावन पर रजाई ओढ़े सो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह गहरी नींद में हो, जबकि बिछावन पर काफी खून फैला हुआ था। वह उसे पैर की तरफ से झकझोरने लगे, बेटा दिनेश, बेटा दिनेश। उसमें जब कोई हरकत नहीं हुई तब बहू की तरफ सवालिया नजरों से देखा। ज्योति तुरंत बोली, पिताजी मैंने भी इसी तरह इन्हें जगाया था। वह नहीं जागे थे। तब चेहरे से रजाई भी हटाकर देखा, सिर और चेहरा खून से लाल हो चुका है। लगता है किसी ने सिर पर ही हमला किया है। बेटे की लाश देखकर मदन सिंह भी रोने लगे। कुछ देर बाद हथेलियों से आंसू पोंछते हुए बोले, मोबाइल लाओ, पुलिस को फोन करना है। मोबाइल नहीं है, तोड़ दिया। ज्योति धीमे से बोली, तोड़ दिया? क्यों? 2 दिन पहले ही तो तुम्हें मोबाइल से बात करते देखा था मैंने। मदन मीणा आश्चर्य से बोले। मोबाइल से बात करना इन्हें पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने ही तोड़ दिया था। ज्योति पति के लाश की तरफ अंगुली उठाकर बोली। अच्छा तुम यहीं रहो, मैं पुलिस को खबर करने जाता हूँ। उसके बाद मदन मीणा थाने जाने के लिए सड़क पर आकर किसी गाड़ी का इंतजार करने लगे। उनका गांव राजगढ़ जिले में सुठालिया थाना क्षेत्र में आता है, जो वहां से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर था। वह थाने की ओर पैदल ही बढ़ने लगे और बीच बीच में उधर जाने वाली गाड़ियों को रुकने के लिए हाथ भी देते रहे। एक पुलिस चौकी पास में ही थी। उन्होंने वहां तैनात एक सिपाही को अपने बेटे की हत्या के बारे में बताया। सिपाही ने तत्काल थाना सुठालिया के टीआई रामकुमार रघुवंशी को इसकी सूचना दे दी। वह इलाके की गश्त पर निकलने वाले ही थे। हत्या की सूचना पाकर टीआई अपने साथ एसआई अरुंधति राजावत और 2 कांस्टेबलों को लेकर निकल पड़े। इसी बीच उन्होंने इस मामले की सूचना एसडीपीओ किरण अहिरवार और एसपी प्रदीप शर्मा को भी दे दी। कुछ देर में ही रघुवंशी घटनास्थल पर पहुंच गए। तब तक सुबह का उजाला फैल चुका था। गांव वालों को भी घटना के बारे में जानकारी मिल गई थी, इसलिए घर के बाहर लोगों की भीड़ भी जमा हो चुकी थी। टीआई ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की। उन्होंने मृतक के पिता मदन सिंह से भी पूछताछ की। मृतक राम दिनेश मीणा का सिर फटा हुआ था। खाट पर लगा बिस्तर उसके खून से गीला हो चुका था। उसके नीचे और आसपास भी काफी खून फैला हुआ था। उसे देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि हत्या गहरी नींद में सोए रहने या फिर बेहोशी की हालत में की गई होगी। उसकी पूरी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मालूम हो सकती थी। इसके लिए टीआई ने एफएसएल टीम को सूचना देकर बुलवा लिया। इस बीच वे परिवार वालों से बातें करते रहे। उस वक्त परिवार के 2 बड़े सदस्य ही उपस्थित थे। उनमें एक मृतक की पत्नी ज्योतिबाई और दूसरे पिता मदन सिंह मीणा थे।
उनसे बारी बारी से पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि राम दिनेश गांव में रहने वाले अपने पिता से अलग पत्नी ज्योति और 2 बच्चों के साथ सड़क किनारे के मकान में रहता था। उसने अपने मकान में छोटी सी किराने की दुकान खोल रखी थी। पति पत्नी दोनों दुकान चलाते थे। दुकान पर रोजाना बैठने का काम ज्योति के जिम्मे था, जबकि राम दिनेश दुकान के लिए शहर से सामान लाने का काम संभालता था। दिनेश की मौत के बारे में मदन ने बताया कि उन्हें इसकी कोई अधिक जानकारी नहीं है। बेटे के मौत की सूचना सुबह करीब 4:30 बजे बहू से मिली थी। उसके बाद उन्होंने बेटे की यह हालत देखी। इस संबंध में पुलिस ने ज्योति से पूछताछ की। उससे कई तरह के सवाल पूछे गए, कुछ सीधे तो कुछ घुमा फिराकर। उनमें कुछ पति के साथ चल रहे आपसी संबंध को लेकर थे, जबकि ससुराल से अलग रहने के बारे में भी ज्योति से कई सवाल पूछे गए थे। पति की किसी से दुश्मनी या लेन देन को लेकर झगड़े के बारे में पूछने पर ज्योति ने सिरे से नकार दिया। ज्योति ने बताया कि इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताया कि लेन देन के मामले में पति का हाथ साफ था। उनके ऊपर किसी का कुछ भी बकाया नहीं था। किसी के साथ उनकी दुश्मनी भी नहीं थी। ज्योति से बात करते हुए पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने में कोई मदद नहीं मिली। घटना के बारे में ज्योति ने बताया कि वह ऊपर छत वाले कमरे में सो रही थी और पति नीचे के कमरे में थे। वह अक्सर वहीं सोते थे, जबकि वह बच्चों को लेकर छत के एक कमरे में सोती थी। उस रोज भी वह छत पर एक कमरे में और दूसरे में बच्चे सो रहे थे। सुबह 4 बजे जब वह नीचे बाथरूम के लिए आई थी, तभी उसने पहले कमरे में फैला हुआ खून देखा था। फिर पति को मृत हालत में देखकर घबरा गई थी। इसकी जानकारी देने के लिए तुरंत गांव में अपने ससुर के यहाँ चली गई। पूछताछ के दरमियान बुलाई गई विशेष जांच टीम के अधिकारी नीलेश निजाम द्वारा तमाम तरह के नमूने जुटा लिए गए थे। उसी में उन्हें एक मोबाइल फोन के कुछ टुकड़े घर के पीछे कूड़े के ढेर से मिले, जबकि एक टुकड़ा कमरे में भी मिला। एक सिम भी मिल गया था। संयोग से वह सही सलामत था। खून के नमूने ले लिए गए थे। सारी कार्रवाई निपटाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। घटनास्थल पर जांच के समय ही एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर एसडीपीओ ब्यावर किरण अहिरवार भी मौके पर पहुंच गई थीं। उन्होंने भी अपने तरीके से घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मोबाइल फोन के टुकड़ों के बारे में ज्योति ने बताया कि वह उसके मोबाइल के ही टुकड़े हैं। मोबाइल टूट जाने पर उसने कूड़े में फेंक दिया था। मोबाइल बड़ी ही बेतरतीबी से टूटा था। वह जानबूझकर तोड़ने जैसा दिख रहा था। बैटरी और छोटे से स्क्रीन पर किसी भारी वस्तु से तोड़े जाने के निशान थे। इसे तुमने तोड़ा? एसडीपीओ किरण अहिरवार ने ज्योति से पूछा। नहीं, ज्योति धीमे से बोली। तो फिर किसने तोड़ा? मेरे पति ने, ज्योति ने बताया। क्यों तोड़ा पति ने मोबाइल? एसडीपीओ ने कड़क आवाज में पूछा। मैं हमेशा फोन पर बातें करती रहती थी, इसलिए गुस्से में। किससे बातें करती थी? एसडीपीओ किरण के इस सवाल पर ज्योति कुछ नहीं बोली। तब उन्होंने दोबारा पूछा, बताओ किससे बातें करती थी? ग्राहकों से, ज्योति बोली। कहाँ के ग्राहक थे जिनसे तुम मोबाइल पर बात करती थी? सभी तो इसी गांव के होंगे। जी मत करो, सच सच बताओ तुम किससे बातें करती थी मोबाइल पर? उन्होंने अब उसे डपटते हुए पूछा। जिसका मोबाइल था उसी से, ज्योति बोली। जिसका मोबाइल था? क्या मतलब? वह तुम्हारा नहीं था? जी, वह हमारे एक ग्राहक चैन सिंह का मोबाइल था, ज्योति ने सफाई दी। उसका मोबाइल तुम्हारे पास क्यों था? उसने तुम्हें क्यों दिया था? उन्होंने फिर शंका भरे सवाल पूछे। उसने मेरे पास रखने के लिए दिया था, ज्योति बोली। यूं कोई मोबाइल रखने को क्यों देगा? कौन है चैन सिंह? उससे तुम्हारा कोई रिश्ता है? किरण ने जब एक साथ कई सवाल पूछे तब ज्योति के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। एसडीपीओ किरण अहिरवार अब समझ गईं कि ज्योति से ही हत्या का राज मालूम हो सकता है। उन्होंने उससे फिर सवाल किया, तुम मोबाइल पर सिर्फ उसी से बातें करती थी या किसी और से भी बातें होती थीं? मैं तुम्हारी एक एक बातचीत की डिटेल्स निकलवा लूंगी।
इसलिए सारी बात सच सच बताओ जो तुम छिपा रही हो। इधर ज्योति से पूछताछ चल रही थी, उधर राम दिनेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे की पूछताछ के लिए ज्योति और मदन मीणा को थाने आने के लिए कहा गया। पुलिस ने ज्योति को 1 दिन का मौका देते हुए हिदायत दी कि वह थाने आकर पति की हत्या के बारे में जो कुछ जानती है बताएं। हालांकि इस हत्याकांड की जांच के लिए टीआई रामकुमार रघुवंशी ने मुखबिर लगा दिए थे। मुखबिर ने उस घटना के रोज ही चैन सिंह और ज्योति के संबंधों के बारे में कुछ अहम जानकारी दी। टूटे मोबाइल से बरामद सिम की कॉल डिटेल्स निकलवाने पर एक ही नंबर पर लंबी बातचीत करने की जानकारी मिल गई। संयोग से दोनों नंबर चैन सिंह के नाम से थे। पुलिस के लिए ये जानकारियां जांच के लिए अहम थीं। ज्योति को थाने बुलाकर उससे सख्ती बरतते हुए पूछताछ की जाने लगी। पूछताछ की शुरुआत गांव के ही रहने वाले चैन सिंह से की गई। उसके बारे में मुखबिर से मालूम हो चुका था कि चैन सिंह से ज्योति के नजदीकी संबंध थे। उसके चलते ही पति पत्नी में कई बार विवाद भी हो चुका था। पुलिस ने जब ज्योति से पूछताछ की तब वह टूट गई। उससे मिली जानकारी के आधार पर चैन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के पास से हत्या में इस्तेमाल किया डंडा भी बरामद कर लिया। ज्योति और चैन सिंह द्वारा बताई गई कहानी इस प्रकार सामने आई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के छोटे से गांव बेरिया खेड़ी की रहने वाली 30 साल की ज्योति जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल स्वभाव की भी। वह जब मदन सिंह मीणा के बेटे राम दिनेश की बीवी बनकर आई थी तब सभी ने उसकी सुंदरता की खूब तारीफ की थी। वह बातें करने में भी माहिर थी। पूरे गांव में उसके बातूनी स्वभाव, मटकमटक कर चलने की अदाएं और सुंदरता की चर्चा होती रहती थी। सुंदर पत्नी पाकर राम दिनेश भी काफी खुश था। समय बीतने के साथ साथ ज्योति 2 बच्चों की मां भी परिवार बढ़ने के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी बढ़ी। ज्योति पति पर अलग से कोई रोजगार या अपना कामकाज करने का दबाव बनाने लगी। उसके कहने पर दिनेश गांव में अलग मकान में रहने लगा। उसी घर में छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। दुकान छोटी थी मगर जल्द ही उससे अच्छी आमदनी भी होने लगी। सुबह से ही दुकान पर ग्राहकों का आना शुरू हो जाता था। दुकान का सामान राम दिनेश ही सुठालिया कस्बे से लाता था। इस दौरान दुकान पर ज्योति बैठती थी। गांव में ज्योति के दीवानों की कमी नहीं थी। उसकी उम्र के युवक एक झलक पाने और 2 से 4 बातें करने को लालायित रहते थे। दिनेश की गैर मौजूदगी में ज्योति के चाहने वाले सामान खरीदने के बहाने उसकी दुकान पर ही जमे रहते थे। उन्हीं में एक युवक चैन सिंह भी था जो ज्योति का कुछ ज्यादा ही दीवाना बन चुका था। वह उसे देखे बगैर चैन से नहीं रह पाता था। दिन भर इसी ताक में रहता था कि कब दिनेश बाहर जाए और ज्योति दुकान पर अकेली रहे। जैसे ही ज्योति को दुकान पर अकेला पाता चैन सिंह कोई सामान खरीदने के बहाने से आ जाता था। इस बात को ज्योति भी समझने लगी थी कि चैन सिंह जब दुकान पर आता है तो वह उससे कुछ बात करना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। हालांकि रोज रोज दुकान पर आने जाने से धीरे धीरे ज्योति और चैन सिंह के बीच इधर उधर की बातें भी होने लगी। फिर क्या था, चैन सिंह सामान लेने के बहाने दुकान पर आकर घंटों बातें करने लगा। जब तक चैन सिंह दुकान पर आ नहीं जाता था तब तक ज्योति के दिल में हलचल होती रहती थी। यह देखकर ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, बड़े दिनों बाद हिम्मत की किस बात की? ज्योति की बात सुनकर चैन सिंह झेंपते हुए बोला, भोले न बनो, आज अंगुली पकड़ी है तो बताते जाओ कलाई कब पकड़ने का इरादा है। यह बात है तो तुम जब कहो, बंदा हाजिर है। अरे वाह, बड़ी जल्दी हिम्मत आ गई। लेकिन आज नहीं, अब वो सुठालिया से लौटने वाले होंगे। चैन सिंह को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ज्योति का उसकी तरफ झुकाव इतना अधिक होगा और वह इतनी आसानी से उसकी दिली तमन्ना को महसूस कर लेगी। उस दिन के बाद वह मौके की तलाश में रहने लगा। 4 दिन बाद ही चैन सिंह की इच्छा पूरी होने का समय आ गया था। दिनेश सुठालिया गया हुआ था। चैन सिंह ज्योति के पास पहुंच गया। दोपहर का वक्त था। ज्योति ने उसे भीतर कमरे में बुला लिया। उस रोज दोनों ने एकांत का फायदा उठाया। गले लगते ही प्रेम की भावना में दोनों बहने लगे। चैन सिंह ने ज्योति की कमर में हाथ डाल चिकोटी काट ली।
हल्की सी चीख के साथ ज्योति उससे अलग होती हुई बोली, नहीं, अभी नहीं। वह सब फिर कभी। चैन सिंह ज्योति की बात से समझ गया था कि वह उसके प्यार में डूब चुकी है। उसके दिल में वासना की चिंगारी सुलगी हुई है, उस चिंगारी को केवल भड़काने की जरूरत है। संयोग से राम दिनेश उस दिन सुठालिया में ही ठहर गया था। चैन सिंह को उसी रात मौका भी मिल गया। ज्योति ने चैन सिंह को दुकान के पीछे कमरे में चुपके से बुला लिया। वो उनके तनमन के मिलन की पहली रात थी। उन्होंने छक कर कामेच्छाएं पूरी की, ढेर सारी बातें की, दिल खोलकर एक दूसरे के सामने रख दिया, अपनी अपनी इच्छाएं बताईं, कुछ वादे भी किए। एक बार वे वासना के सागर में गोता लगाने के बाद सब कुछ भूल गए। आए दिन दिनेश की गैर मौजूदगी में ज्योति चैन सिंह के संग यौन संबंध बनाती रही। ज्योति ने कहा कि उनके बीच बातचीत भी होती रहनी चाहिए। चैन सिंह भी चाहता था कि उसे दिनेश के घर में रहने और उसके बाहर जाने की सूचना मिलती रहे। लेकिन समस्या थी कैसे? इसका समाधान अगले दिन चैन सिंह ने ही निकाला। उसे एक नया मोबाइल फोन लाकर दे दिया। अब ज्योति के लिए चैन सिंह से बात करना आसान हो गया। जब दिनेश नहीं होता था तब वह चैन सिंह को बुला लेती थी। वह मोबाइल कुछ दिनों तक पति से छिपाए रखी। एक दिन ज्योति को मोबाइल से बात करते पति ने देख लिया। उसके बारे में जब उसने पूछा तब ज्योति ने बताया कि एक परदेसी ग्राहक दुकान पर छोड़ गया था। राम दिनेश ने पत्नी की बातों पर भरोसा कर लिया। मोबाइल आ जाने से ज्योति घंटों फोन पर चैन सिंह से इश्क लड़ाने लगी। जब दिनेश दुकान पर होता तब ज्योति छत के कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटी पेरनी संग बातें करती रहती। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने चैन सिंह को दिनेश की गैर मौजूदगी में उसके घर के अंदर आते जाते देख लिया। यह खबर दिनेश को भी हो गई। दिनेश ने ज्योति से इस बारे में पूछताछ की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उल्टे कहने वाले पर ही आरोप लगा दिया कि वे सभी दुकान की तरक्की से जलते हैं। हालांकि दिनेश को ज्योति की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। पूरे दिन फोन पर चिपके रहने पर नाराजगी जताई। ज्योति भी दिनेश की नाराजगी का मतलब समझ गई थी और सतर्क रहने लगी। जबकि गांव वाले उसके और चैन सिंह के रिश्ते पर नजर रखने लगे। उसके बाद से उसने चैन सिंह को रात में अपने कमरे में बुलाना शुरू कर दिया। दिनेश जब नीचे कमरे में सो जाता था तब ज्योति आधी रात को अपने कमरे में प्रेमी को छत पर बुला लेती थी। 18 जनवरी 2022 को राम दिनेश ने ज्योति को काफी समय से मोबाइल पर बात करते देखा। वह उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। ज्योति अपने प्रेमी चैन सिंह के साथ बातें करने में मशगूल थी, हंसे हंस कर बातें कर रही थी। राम दिनेश गुस्से में बोला, हरामजादी, अपने यार से हंसे हंस कर बातें करती है और मेरे सामने सती सावित्री बनती है। जिसमें इतनी ही आग लगी है तो कोठे पर क्यों नहीं बैठ जाती? 2 बच्चों की मां होने के बाद भी तुझे शर्म नहीं आ रही? ज्योति बार बार कह रही थी कि अब वह उससे बात नहीं करेगी, लेकिन राम दिनेश तो गुस्से में उबल रहा था। उसने आव देखा न ताव उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। उसके सामने ही मोबाइल को एक पत्थर से तोड़ डाला। उसके बाद ज्योति दिनेश से बात नहीं कर पाई। वह उससे मिलने को तड़प उठी। चैन सिंह भी रायगढ़ गया हुआ था। वह 21 जनवरी को लौटा। सीधा ज्योति से मिलने दुकान पर गया। ज्योति ने संक्षेप में मोबाइल तोड़े जाने की बात बताई। इस पर चैन सिंह ने भी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि लगता है राम दिनेश को सबक सिखाना पड़ेगा। चैन सिंह को गुस्से में देखकर ज्योति ने उसे रात में आने को कहा। उस वक्त चैन सिंह चला गया, लेकिन रात के 11 बजे के करीब वह ज्योति के पास पहुंच गया। उस समय राम दिनेश नीचे के कमरे में सो रहा था। ज्योति ने प्रेमी चैन सिंह से पति द्वारा ताने मारने की सारी बातें बताईं। उसने यह भी कहा कि पति को उसके संबंध पर शक हो चुका है, इसलिए उसने फोन तोड़ दिया है। गांव वाले भी उसे शक की निगाह से देखते हैं। ज्योति की बातें सुनकर चैन सिंह ने राम दिनेश की हत्या की योजना बना ली। इसमें ज्योति को भी शामिल कर लिया।
योजना बनाने की खुशी में पहले उन्होंने अपने शरीर की आग शांत की। यौन संबंध से तृप्त होने के बाद चैन सिंह सीधा राम दिनेश के कमरे में गया। वहीं एक डंडा पड़ा था। दिनेश खाट पर बेसुध सो रहा था। चैन सिंह ने डंडा उठाया और उसके सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ 4 से 5 वार कर दिए। थोड़ी देर छटपटाने के बाद उसकी मौत हो गई। फटे सिर से काफी खून बह निकला। यह सब ज्योति के सामने हुआ। जब चैन सिंह और ज्योति राम दिनेश की मौत से आश्वस्त हो गए, तब उन्होंने जमीन पर फैले खून को साफ किया और डंडे को भी छत पर ले जाकर धो दिया। छत पर दोनों ने अपने खून सने कपड़े भी बदले। उसके बाद दिनेश के मरने की खुशी में एक बार फिर शारीरिक संबंध बनाए। जब चैन सिंह गया तब डंडा भी साथ लेता गया। जाते समय उसने राम दिनेश की लाश रजाई से ढक दी। तब तक सुबह के 3:30 बजने वाले थे। ज्योति सुबह होने का इंतजार करती रही। फिर उसने 1 घंटे बाद ससुर के पास जाकर झूठी कहानी सुनाई। ज्योति बाई और चैन सिंह के द्वारा अपराध कबूले जाने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट लगने की पुष्टि हो चुकी थी। अदालत ने दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित